हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 3, जिसे हम लोग मानव जनन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आप पहले उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, फिर आगे के कंटेंट में आप कंटिन्यू रहेंगे। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो हम ऊपर लिख लेते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र मतलब क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे आज के क्लास में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, और जब पिक्चर समझ में आ जाए तब जाकर हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, ये जो नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये होता क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नर जनन तंत्र के, या फिर कह सकते हो कि नर मनुष्य के श्रोणि क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में होता है। श्रोणि क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हो पेल्विस रीजन में होता है, ठीक है। श्रोणि क्षेत्र या फिर क्या कह सकते हो, पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन में व्यवस्थित होता है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र कहाँ मौजूद होते हैं। तो नर जनन तंत्र नर के श्रोणि क्षेत्र में, और मादा जनन तंत्र भी मादा के श्रोणि क्षेत्र में मौजूद होते हैं। क्लियर है? ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम अब नर जनन तंत्र की संरचना पे बात करेंगे कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग संरचना पे चलते हैं। चलिए, जो नरजनन तंत्र है इसका अगर सबसे मुख्य अंग की बात की जाए, नरजनन तंत्र के सबसे मुख्य अंग की बात की जाए, तो नरजनन तंत्र का सबसे मुख्य अंग जो होता है वो नरका वृषण होता है। नरजनन तंत्र का सबसे मुख्य जो अंग होता है वो नरका वृषण होता है। नरका वृषण यानी टेस्टिस। नरका वृषण यानी टेस्टिस, ठीक है। तो हमने नरका वृषण बना लिया। अब ये जो नरका वृषण है इसकी संख्या दो होती है। जो नरका वृषण है इसकी संख्या कितनी होगी? दो होगी, ठीक है। तो नरका जो वृषण है इसकी संख्या दो होती है, और दोनों वृषण जो है नर के वृषण कोष नामक थैली में व्यवस्थित होती है। दोनों वृषण जो है नर के वृषण कोष नामक थैली में क्या रहती है? व्यवस्थित रहती है। चलिए अब जरा सा ध्यान से समझेंगे। ये जो वृषण है जिसको हम लोग टेस्टिस भी कह रहे हैं, इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और नर जनन हार्मोन का स्रावन होता है। नर जनन हार्मोन का निर्माण एवं स्रावन होता है। तो जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और नर जनन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रावन होती है। इतनी बात क्लियर है? चलते हैं आगे। ये जो आप टेस्टिस देख रहे हो, टेस्टिस से क्या होती है? टेस्टिस से क्या होती है? कुछ नलिकाएं, टेस्टिस से कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकलती है। टेस्टिस से कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकलती है। टेस्टिस से कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकलती है, और बाहर की ओर निकलने के बाद ये कॉमा जैसी संरचना का निर्माण करती है। बाहर निकलने के बाद ये कॉमा जैसी संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। बाहर निकलने के बाद ये कॉमा जैसी संरचना का निर्माण करती है। अब ये कॉमा जैसी संरचना है क्या? ये जो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्या? ठीक है। तो ये वृषण से जस्ट चिपका हुआ नलिकाओं का जाल कह सकते हो, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। फिर क्या होने वाला है? ये जो अधिवृषण है इससे एक नलिका जो है बाहर की ओर निकलेगी। एक नलिका बाहर की ओर निकलेगी और ये पहुंचेगा हमारे उदर गुहा में, ठीक है। तो वृषण कोष जो है वो श्रोणि क्षेत्र से बाहर, वृषण कोष श्रोणि क्षेत्र से बाहर मौजूद होते हैं, और वृषण कोष बेसिकली एक थैली है जिसमें ये दोनों वृषण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वृषण से क्या हुआ? कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकल रही है। अब वो नलिकाएं बाहर की ओर निकलने के बाद कॉमा जैसी संरचना का निर्माण कर रही है। अब ये जो कॉमा जैसी स्ट्रक्चर है इससे एक नलिका बाहर की ओर निकल रही है और ऊपर जा रही है। ऊपर कहाँ जाएगी? ऊपर उदर गुहा में जाएगी, यानी एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी। ये ऊपर उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी की ओर जा रही है, ठीक है। ऊपर उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी की ओर जा रही है। तो ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की ओर ये सिंगल नलिका जाएगी, और ऊपर जाने के बाद क्या करेगी? देखिए, जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम को बनाना सीखिए। बोर्ड्स एग्जाम में क्या होते हैं कि डायग्राम को बनाने के लिए कहा जाता है, जनरली 5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाना सीखिए। तो क्या हो गया? ये ऊपर की ओर जाएंगे और इसको क्या मिलने वाला है, तो जरा सा ध्यान से समझिएगा। ऊपर की ओर जब जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ इस तरीके से, एक थैली है। फिर से हम बना लेते हैं। ये ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर ये जो दोनों नलिकाएं हैं इसको एक थैली मिलने वाली है, ठीक है। एक थैली मिलने वाली है। अब ये जो थैली है वो सलजम जैसी आकृति की होती है। अब याद करो, जब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब आपने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र में आपको
मूत्राशय देखने को मिलता है, मूत्र वाहिका देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली ऊपर जाकर वृक्क से जुड़ी होती है, यानी किडनी से जुड़ी होती है, और किडनी से ये निकलने वाली नलिकाएं हैं। क्लियर है? और ये किडनी से नलिका मूत्र लेकर आ रही है और इस थैली में जमा कर रही है। इस थैली में क्या कर रही है? जमा कर रही है। अब ये जो थैली आप देख रहे हो, ये जो आप थैली देख रहे हो जो कि मोटी दीवार से बनी हुई है, इस थैली को क्या कहेंगे? ये थैली है मूत्राशय। ये मूत्र को जमा करने का काम करती है, तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? मूत्राशय कहने वाले हैं। ठीक है? अब ये जो मूत्राशय है, इससे एक नलिका निकलती है, इससे एक नलिका निकलती है, और जो शरीर से बाहर मूत्र के विसर्जन में सहायता करेगी। जो शरीर से बाहर मूत्र के विसर्जन में क्या करने वाली है? सहायता करने वाली है। तो शरीर के बाहर ये मूत्र के विसर्जन में हेल्प करेगी। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर जी कि ये जो आप देख रहे हो नलिका, ये ऊपर की ओर आएगी, ये ऊपर की ओर आएगी, और ऊपर की ओर आने के बाद ये जो मूत्र वाहिका है, ठीक है, इसके ऊपर एक चक्कर लगाएगी और फिर ये आएगा नीचे। इसके ऊपर एक चक्कर लगाते हुए ये कहाँ आने वाला है? नीचे आने वाला है। अगेन यहाँ पर भी वही चीजें होनी है, ये इसके ऊपर की ओर पीछे से ऊपर जाएगा और ऊपर एक चक्कर लगाते हुए कहाँ उतरेगा? तो ये नीचे चला आएगा। एक चक्कर लगाते हुए वो नीचे चला आएगा। चलिए, नीचे जाने के बाद आप देखोगे कि इसका कुछ हिस्सा जो है ना ऐसे करके फूला हुआ है, कुछ हिस्सा ऐसे करके फूला हुआ है। ठीक है? इसमें भी वही चीज़ है, आप देखोगे कि नीचे जाने के बाद कुछ हिस्सा इसका आपको क्या दिखेगा? फूला हुआ दिखेगा। ठीक है? ऐसे करके कुछ फूली हुई संरचना देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप ये देख पाओगे कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर एक थैली, एक जो है ना ग्रंथि की नलिका आकर जुड़ेगी। ऐसे करके एक ग्रंथि की नलिका आकर जुड़ेगी। यहाँ पर भी एक ग्रंथि की नलिका आकर क्या होने वाली है? जुड़ने वाली है। ठीक है? और ग्रंथि की नलिका और ये जो नलिका आ रही है, ये दोनों आपस में मिलके, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक सिंगल नलिका बनाते हैं। दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल नलिका बनाते हैं, और फिर जाकर क्या है? दोनों नलिका जो है आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों साइड से ये जो नलिका आ रही है आपस में जुड़ जाते हैं, फिर एकल नलिका का ये क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ये एकल नलिका का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो नलिका है ये आकर जुड़ जाएगी। किससे जुड़ जाएगी? ये जो मूत्र का विसर्जन करने वाली नलिका है, इससे आकर जुड़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि सर जी, ये दोनों एक दूसरे से जहां पर जुड़ी है ना, जहां पर ये जुड़ी है वहां पर एक ग्रंथि मौजूद होता है, वहां पर एक ग्रंथि मौजूद होता है। अखरोट जैसी संरचना का आपको इस जगह पर आपको जो है ग्रंथि देखने को मिलेगा। अखरोट जैसी संरचना का इस जगह पर आपको एक ग्रंथि देखने को मिलेगा। एक की ही संख्या में होंगे ये, एक की ही संख्या में होंगे ये ग्रंथि देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है? इस ग्रंथि के आप जरा सा नीचे से आते हो तो आपको अगेन आपको फिर से एक ग्रंथि देखने को मिलेगा। इस जगह पर फिर से एक छोटी सी बादाम जैसी या चने जैसी, मटर का जो दाना होता है वैसी छोटी छोटी दो ग्रंथि फिर से देखने को मिलेगी, और ये ग्रंथि का जो नलिका है वो जुड़ा होगा मूत्र मार्ग से, यानी मूत्र का विसर्जन करने वाला जो मार्ग है उससे जुड़ा होगा। इसके बाद आप ये देखोगे कि ये जो मूत्र मार्ग है ना, इसके ऊपर क्या होता है कि मांसपेशी से बना हुआ उत्थानशील इरेक्टाइल मसल से बना हुआ, इसके ऊपर जो है इरेक्टाइल मसल से बना हुआ, इसके ऊपर जो है पेशी देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से होंगे, इसका बैक साइड कुछ इस तरीके से होगा। ये नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा फूल जाएंगे, और थोड़ा सा फूल के ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? फिर इधर से भी क्या होने वाला है? ये पेशी है, और ये पेशी नीचे की ओर आया, और थोड़ा सा क्या हो गया? फूल गया। थोड़ा सा क्या हो गया? फूल गया। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे कि सर जी, ये जो नलिका है ना, यानी कि जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग ओपन भी कहाँ हो रही है? इसी मस्कुलर जो ऑर्गन है इसी में ओपन हो रही है। क्लियर है? आप ये देख पाओगे कि सर जी, इस पर क्या है? इस पर क्या है कि आपको पतली स्किन, इस पर क्या है? आपको पतली स्किन की कवरिंग देखने को मिलेगी। इस पर आपको पतली स्किन की कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये अगला पार्ट को भी, ये जो मांसपेशी, उत्थानशील मांसपेशी से बना हुआ जो अंग देख रहे हो, इसके अगले भाग को भी क्या करती है? नॉर्मल स्थिति में ढक के रखती है। एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, यानी संभोग के समय, ये जो पेशी है ये आगे की ओर से हट जाती है। ठीक है? इस तरीके से पतली सी स्किन क्या करेगी? इसको ढक के रखेगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो हम क्या करते हैं, अब इसको नॉमिनेट करना शुरू करते हैं। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर। ठीक है? अगर आपके बोर्ड ने पूछा तो आपको एकदम आराम से आंसर कर देनी है। ठीक है? यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर। कैसे कैसे बना, कैसे कैसे हमने बनाया, आई थिंक सब कुछ आपके सामने हुआ है। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब इसको लेबल करना शुरू करते हैं। अब इसको लेबल करना शुरू करते हैं। चलिए, जब हम इसकी लेबलिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम इसकी लेबलिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करते हैं? यहाँ से नीचे से ही शुरू कर देते हैं। लेबलिंग इसका नीचे से ही शुरू कर देते हैं। चलिए, ये सबसे पहला जो अंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला जो अंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या हम इसको वृषण कह सकते हैं? क्या हम इसको वृषण कह सकते हैं? क्या हम इसको वृषण कह सकते हैं? तो नाम लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे? वृषण कहेंगे। इसको क्या कहने वाले हैं? वृषण कहने वाले हैं। ठीक है? ये है वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस कहेंगे। ये है वृषण, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्टिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? वृषण का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना और नर जनन हार्मोन का स्रावन करना।
ठीक है। तो चलिए हम इसके फंक्शन भी यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि यहाँ लिखना सही नहीं होगा, हम अलग से इसके बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है। यह है ब्रिशन। अब ब्रिशन से क्या हो रहा है कि कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकल रही है, ब्रिशन से कुछ नलिकाएं बाहर की ओर निकल रही है, जो कि आप देख रहे हो। ब्रिशन में जब शुक्राणु बनेगा ना, ब्रिशन में जब शुक्राणु बनेगा तो ब्रिशन के बाहर ये जो सीधी सीधी नलिका बाहर निकल रही है, इसी को होते हुए शुक्राणु ब्रिशन से बाहर आने वाला है। इसी को होते हुए शुक्राणु ब्रिशन से कहाँ आने वाला है, बाहर आने वाला है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं शुक्रवाहिका। इसको क्या नाम देते हैं, ये जो नलिकाएं ब्रिशन के जस्ट बाहर, ये जो सीधी सीधी नलिकाएं हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 10 से 12 या 15 के आसपास होता है, जो शुक्राणु को वृषण से बाहर लाता है, जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लाता है। क्लियर है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बउआ, इसको हम लोग कहेंगे शुक्र, शुक्र वाहिका कहेंगे, शुक्र वाहिका कहेंगे, या फिर हम लोग इसको वाशा इफेरेंसिया कहेंगे, इफेरेंसिया कहेंगे, शुक्र वाहिका, या फिर हम इसको वाशा इफेरेंसिया कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो शुक्र वाहिका है, आप देख रहे हो बाहर निकलकर कॉमा जैसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। शुक्रवाहिका जो है बाहर निकलकर कॉमा जैसी संरचना का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए ये जो है कॉमा जैसी जो संरचना है, इसको हम नॉमिनेट करते हैं, ये है क्या, तो इसको कहेंगे अधिवृषण। इसको क्या कहने वाले हैं, अधिवृषण कहेंगे, अधिवृषण कहेंगे। वृषण के बाहर जो कॉमा जैसी संरचना है उसको अधिवृषण कहेंगे, या फिर एपीडी डाइमिस कहेंगे, या फिर एपीडी डाइमिस कहेंगे, या फिर एपीडी डाइमिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। आगे आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि सर जी ये जो अधिवृषण है ना, ये तो नलिकाओं का जाल है, और ये सारी नलिका अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ती हुई नीचे की ओर आई, और आने के बाद एकल रास्ता का, एकल नलिका का यह निर्माण किया है, जो कि आपको लेफ्ट साइड भी दिख रहा है और राइट साइड भी दिख रहा है। क्लियर है इतनी चीज है। अब देखिए जरा सा चीजों को, ये जो एक नलिका है जो कि क्या करेगी, देखो शुक्राणु बनेगा वृषण में, वृषण से बाहर आएगा किसके सहायता से, शुक्रवाहिका की सहायता से, पहुंचेगा किसमें, अधिवृषण में, फिर अधिवृषण से होते हुए ये जाएगा किधर, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, उदर गुहा की तरफ। ठीक है। तो ये जो उदर गुहा की तरफ शुक्राणु को ले जाने वाली जो नलिका है, इसको क्या कहने वाले हैं, ये जो नलिका है इसको क्या कहने वाले हैं। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा और नीचे लेवल करते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको शुक्रवाहक कहेंगे। नाम में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अधिवृषण से पहले शुक्रवाहिका, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो इसका नाम लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे शुक्रवाहक, 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 या फिर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक, या फिर क्या कहने वाले हैं, वास डिफरेंस कहने वाले हैं। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अगर इतनी क्लियर है तो थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि सर जी हुआ क्या, ये जो शुक्रवाहक नलिका है ये ऊपर की ओर गई, और जो मूत्र वाहिका है, ठीक है, चलिए हम इसको लेवल कर देते हैं। हालांकि ये जो है जनन तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान रखना है, ये जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। ये हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये किसका भाग है, ये है उत्सर्जन तंत्र का भाग। ये किसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। व्हाट हैपेंड, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए हम बैक चले जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं हो रहा, चलिए आई थिंक हुआ। तो इसको क्या करते हैं, लेवल करते हैं। ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो नलिका है ये जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये जनन तंत्र का भाग नहीं है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसको क्या कहेंगे, इसको मूत्र, मूत्र वाहिका कहते हैं, इसको मूत्र वाहिका कहते हैं, इसको मूत्र वाहिका कहते हैं। क्लियर है। या फिर अब देखिए ये मूत्र वाहिका जाकर किससे जुड़ रही है, इस थैली से। ये जो थैली है जो यूरिन को स्टोर करने का काम कर रही है, ये थैली जो है यूरिन को स्टोर करने का काम कर रही है। तो यूरिन को स्टोर करने वाली जो थैली है, यूरिन को स्टोर करने वाली जो थैली है, इसको हम मूत्राशय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बुआ, मूत्राशय कहेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको जो है मूत्राशय कहेंगे। और ध्यान ये रखना है मूत्राशय भी जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप इसको मूत्राशय कह सकते हो, या यूरिनरी, या यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हो। मूत्राशय कह सकते हो, या फिर क्या कहोगे, यूरिनरी ब्लैडर कहोगे। ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप यूरेटर लिख सकते हो। इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, यूरेटर लिख सकते हो। आई थिंक इतनी बात क्लियर है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने क्या देखा कि ये जो शुक्रवाहक है, ये जो शुक्रवाहक है ये ऊपर की ओर आई, और जो मूत्र वाहिका है इसके ऊपर एक लूप बनाई, एक फंदा बनाई, और ये नीचे की ओर आया। जब ये नीचे की ओर आ रहा था, आप देख रहे हैं कि ये जो शुक्रवाहक नलिका है इसमें फुला हुआ जगह देखने को मिल रहा है, इसमें फुला हुआ जगह देखने को मिल रहा है। ये जो फुला हुआ जगह है इसको क्या कहने वाले हैं, ये जो फुला हुआ जगह है इसको क्या कहने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पाइप हो, कोई भी पाइप हो, ठीक है, कोई भी पाइप हो, अगर उस पाइप में कोई जगह पर उभार या फुला हुआ संरचना देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं तुम्बिका, उसको हम लोग कहते हैं तुम्बिका।
तुम्बिका या फिर हम कहेंगे एम्पुला, तुम्बिका या फिर कहेंगे एम्पुला। तो ये क्या है? एम्पुला है। क्लियर है? अब जैसे ये एम्पुला से नीचे आते हैं तो हमको क्या दिख रहा है? हमको क्या दिख रहा है? एक विशेष प्रकार की ग्रंथि देखने को मिल रही है। हमको विशेष प्रकार की क्या देखने को मिल रही है? ग्रंथि देखने को मिल रही है। इस ग्रंथि का नाम लिख देते हैं। इस ग्रंथि को कहते हैं, इस ग्रंथि को कहते हैं, इस ग्रंथि का नाम लिख देते हैं। इस ग्रंथि को कहते हैं शुक्राशय। इस ग्रंथि को कहते हैं शुक्राशय। इस ग्रंथि को क्या कहेंगे? शुक्राशय कहेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, इस ग्रंथि को शुक्राशय कहेंगे या फिर इसको हम लोग सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स कहेंगे। शुक्राशय कहेंगे या सेमाइनल वेसिकल कहेंगे। शुक्राशय या फिर सेमाइनल वेसिकल कहेंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि क्या हो रहा है कि इसका जो तुम्बिका है और इसका जो तुम्बिका है दोनों एक दूसरे से मिल गया है और मिलकर एक रास्ता बनाया है, मिलकर एक रास्ता बनाया है, मिलकर एक रास्ता बनाया है। ये जो एक रास्ता है, ये जो एक रास्ता आप देख रहे हो, ठीक है, मिलकर क्या हुआ? एक रास्ता का निर्माण किया। दोनों शुक्र वाहक नलिका की जो तुम्बिका है वो आगे चलकर एक दूसरे से मिलकर एक रास्ता का निर्माण किया है। इसको क्या कहने वाले हैं? इसको क्या कहने वाले हैं? इसको हम लोग कहेंगे बउआ, इसको हम लोग कहेंगे अस्खलन नलिका। इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? अस्खलन नलिका। तो लिख देते हैं हम इसका नाम। इसको हम लोग अस्खलन नलिका कहेंगे। अस्खलन, अस्खलन नलिका कहेंगे। अस्खलन नलिका कहेंगे या फिर इजेकुलेटरी, इजेकुलेटरी, इजेकुलेटरी डक्ट कहेंगे। अस्खलन नलिका या फिर इजेकुलेटरी डक्ट कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? आप देख रहे हो इजेकुलेटरी डक्ट जो है और ये जो आप यूरिन को बाहर पास आउट करने वाला, देखो वो इसमें क्या होगा? यूरिन होगा जमा। इसमें क्या जमा होगा? यूरिन जमा होगा, जो टाइम टू टाइम ये जो ग्रीन वाली नलिका दिख रही है इससे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता रहता है। तो ये जो मूत्र को बाहर विसर्जित करने वाली नलिका है इसी से आकर क्या हुआ? अस्खलन नलिका जुड़ गया है। ठीक है, और जहां पर ये जंक्शन बना है वहां पर आपको ये अखरोट जैसी आकृति का एक की संख्या में एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है। एक की संख्या में एक ग्रंथि देखने को मिल रहा है। इस ग्रंथि को क्या कहेंगे? ये जो ग्रंथि आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, ये हमने जिसको नीला कलर से दिखाया, ये जो ग्रंथि आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रंथि आपको देखने को मिल रहा है, इस ग्रंथि का नाम जान लीजिए। इस ग्रंथि को कहते हैं, इस ग्रंथि को कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि। इस ग्रंथि को कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि। चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहेंगे? पुरस्थ, पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे। इस ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे या फिर इसको हम लोग प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। पुरस्थ ग्रंथि कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहने वाले हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, ठीक है, उसके अंदर, उसके अंदर ये जो मूत्र को विसर्जित करने वाली नलिका है और ये जो अस्खलन नलिका है दोनों एक दूसरे से जुड़कर बाहर की ओर निकली है। क्लियर है? तो ये जो नलिका आप देख रहे हो ग्रीन कलर वाला, ये जो नलिका आप देख रहे हो ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ये नलिका क्या करने वाली है? देखो, तो ये नलिका का दो काम हो जाता है। वो इस नलिका का दो काम हो जाता है। ठीक है, पहला काम तो यह है कि ये यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालता है। दूसरा काम यह है कि ये स्पर्म को भी, देखो यहाँ जो शुक्राणु बना है वो भी इस नलिका के थ्रू कहाँ आ रहा है? इसी मार्ग में आ रहा है। इसलिए हम इसको मूत्र जनन मार्ग कह लेते हैं। इसलिए हम इसको मूत्र जनन मार्ग कह लेते हैं। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं कहीं पे, इसीलिए इसको हम लोग जो है मूत्र जनन मार्ग कह लेते हैं। ठीक है, ये जो है मूत्र जनन मार्ग है। ये जो मस्कुलर पेशी से बना हुआ जो अंग है इसके अंदर ये जो नलिका दिख रही है इसको हम लोग मूत्र जनन मार्ग कहेंगे। क्या कहने वाले हैं? मूत्र, मूत्र जनन मार्ग कहेंगे। मूत्र जनन मार्ग कहेंगे या फिर यूरिनो, यूरिनो जेनाइटल, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहेंगे। मूत्र जनन मार्ग या फिर यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे यूरिन भी पास आउट होती है और स्पर्म भी पास आउट होता है, शुक्राणु भी बॉडी से बाहर आता है। क्लियर है? इतनी चीज है। आप देख रहे हो ये जो मूत्र जनन नलिका है, ठीक है, इसके किसी एक जगह पर आपको ये ग्रंथि दिख रही है, मटर के दाने की जैसी ग्रंथि दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये जो ग्रंथि है ना, ये जो ग्रंथि है ना, इसका नाम है कंदमूत्र मार्ग ग्रंथि। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें हिंदी में कंदमूत्र मार्ग ग्रंथि कहते हैं इसको, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो चलिए हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं। हम इस ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस ग्रंथि की बात कर रहे हैं, हम इस ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो ग्रंथि है जो कि मटर के दाने की जैसी दिखाई दे रही है, मटर के दाने की जैसी दिखाई दे रही है, ये जो Sorry. ग्रंथि है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कंद, नाम जरा ध्यान से याद रखिएगा, कंद मूत्र, मूत्र मार्ग ग्रंथि, कंद मूत्र मार्ग ग्रंथि, या फिर हम इसको कहेंगे बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड का दूसरा नाम भी है, इस ग्लैंड को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कह लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसका नाम। इस ग्रंथि को हम लोग कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। कॉपर्स, इस ग्रंथि को हम लोग कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। कॉपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक
है, या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कह लेते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कह लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये कॉपर्स ग्लैंड के नीचे जाएंगे तो हमको मोटी मांसपेशी से बना हुआ अंग दिख रहा है, जिसके बीच से होते हुए मूत्रजनन नलिका नलिका जो है वो बॉडी से बाहर ओपन हुआ है। आया ना, ये जो मस्कुलर पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो मस्कुलर पार्ट आप देख रहे हो इसको सिस्न कहते हैं। ये जो मस्कुलर पार्ट आप देख रहे हो इसको सिस्न कहते हैं। तो चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये है क्या? तो ये है सिस्न। ये है क्या? तो ये है सिस्न। ठीक है। ये नर मनुष्य का मैथुन अंग है। इसके अलावा यह बाह्य जानेंद्रिय भी है। नर मनुष्य का यह मैथुन अंग है, इसी की सहायता से मैथुन की क्रिया संपादित करता है एक नर मनुष्य। और यह जो है बाह्य जानेंद्रिय भी कहलाता है। ये है क्या? तो इसको हम शिश्न कह लेते हैं। इसको हम लोग शिश्न कह लेते हैं या फिर पेनिस कहते हैं। शिश्न कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये जो शिश्न है ना, शिश्न का आगे वाला जो भाग है वो फूला हुआ दिखाई देगा। शिश्न का अगला भाग जो है ये फूला हुआ दिखाई देता है। शिश्न का अगला भाग जो है ये फूला हुआ दिखाई देता है। तो शिश्न का अगला भाग जो फूला हुआ है इसको क्या कहने वाले हैं? इसको कहेंगे हम लोग, शिश्न का अगला भाग जो कि फूला हुआ है इसको हम लोग कहेंगे शिश्न मुंड। इसको क्या कहेंगे? शिश्न मुंड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वो। इसको हम लोग कहेंगे शिश्न मुंड कहेंगे। इसको हम लोग शिश्न मुंड कहेंगे या फिर इसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहेंगे। शिश्न मुंड कहेंगे या फिर क्या कहने वाले हैं? ग्लांस पेनिस कहने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये जो शिश्न मुंड है ये पतली स्किन से ढका होता है। ठीक है। जब एक व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में होता है उस दौरान शिश्न का जो अगला भाग यानी शिश्न मुंड है इसको पतली स्किन ढके रहती है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स जब पेनिस में इरेक्शन होता है, पेनिस के साइज में इंक्रीजमेंट होती है, तो ये जो आगे वाला झिल्ली है, आगे वाला जो स्किन है हट जाता है। ठीक है। तो ये जो स्किन है इसका नाम भी एनसीईआरटी ने बकायदा दिया है। ये जो स्किन है इसको एनसीईआरटी ने अग्रछद कहा है। इसको एनसीईआरटी ने अग्रछद कहा है। ये जो स्किन है इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा? अग्रछद कहा है। ठीक है। चलिए तो इसका नाम लिख लेते हैं। इसको अग्रछद कहेंगे। इसको हम लोग अग्रछद कहेंगे। इसको हम लोग अग्रछद कहेंगे। इसको हम लोग अग्रछद कहेंगे या फिर हम लोग इसको फोर स्किन कहते हैं। अग्रछद या फिर आप लिख सकते हो फोर स्किन लिख सकते हो। अग्रछद कहिए या फिर क्या कहिए? फोर स्किन कहिए। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं आगे आप देखोगे ये जो यूरिन है, ये जो यूरिन है ये बॉडी से बाहर आएगी। ये यूरिन बॉडी से बाहर आएगी। जब ये यूरिन बॉडी से बाहर आएगी तो उसके लिए क्या देखने को मिल रहा है? बकायदा एक छिद्र देखने को मिल रहा है। हाँ या ना? जब यूरिन बॉडी से बाहर आएगी तो इसके लिए बकायदा एक क्या देखने को मिल रहा है? छिद्र देखने को मिल रहा है। यूरिन को बाहर विसर्जित करने के लिए या फिर आप कह सकते हो स्पर्म को बाहर विसर्जित करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक ओपनिंग देखने को मिलेगा। एक ओपनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। इस ओपनिंग का भी एनसीईआरटी ने नाम दिया है। इस ओपनिंग को एनसीईआरटी ने कहा कि सर जी ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग है ना ये है मूत्र मार्ग। ठीक है। ये है मूत्र मार्ग। चलिए तो हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसको मूत्र मार्ग कहते हैं या यूरेथ्रल मियटस कहते हैं। मूत्र मार्ग कहते हैं या फिर इसको क्या कहेंगे? यूरेथ्रल मियटस कहेंगे। मूत्र मार्ग कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे? आप मूत्र मार्ग ना कहकर मूत्र मार्ग छिद्र कहो, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो मूत्र मार्ग छिद्र कहेंगे या फिर इसको हम लोग यूरेथ्रल मियटस कहते हैं। मूत्र मार्ग छिद्र या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे? यूरेथ्रल मियटस कहेंगे। यूरेथ्रल मियटस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। यूरेथ्रल मियटस कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हमने ऑलमोस्ट एक नर जनन तंत्र में जो भी अंग होते हैं, नर जनन तंत्र में जो भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं, हमने सबको यहाँ पर लेबल कर लिया। सबको यहाँ पर लेबल कर लिया। आप चाहो तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको क्या कर सको? अपने कॉपी में बना सको। ठीक है। तो हमने क्या बनाया? हमने बनाया है नर जनन तंत्र की संरचना। हमने बनाया है नर जनन तंत्र की संरचना। तो इधर लिख देते हैं। ये क्या बना? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की संरचना को हमने बनाया। संरचना को हमने बनाया यानी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए इसके बाद क्या करते हैं? ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो भी अंग हमने देखा उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। क्लियर है? कैटेगरी से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देखिए हमारा जो नर जनन तंत्र है ना, वो हमारा जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, नर जनन तंत्र यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये दो कैटेगरी किस बिहाफ पे हम लोग बनाने वाले हैं? ये दो कैटेगरी होगा कि वह जनन अंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, और वह जनन अंग जो सहायता करता है, जो जनन के लिए महत्वपूर्ण है और जो जनन में सहायता करता है। इस आधार पे हम क्या करेंगे? जितने भी जननांग हैं इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो इधर हम लिख देते हैं उस अंग का नाम,
ठीक है, जो जनन के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके बिना जनन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जनन के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण वही अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। जो युग्मक का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग, या फिर प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। जो जनन में सहायता करती है उसको हम लोग द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, या फिर सहायक सहायक जनन अंग कहेंगे। द्वितीयक जनन अंग या फिर सहायक जनन अंग कहेंगे। ठीक है, तो द्वितीयक यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो, या फिर एसेसरी एसेसरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो। एसेसरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा अंग है जिसको हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। तो ध्यान रखना है, हमने अभी बताया कि वह जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करती है वो प्राथमिक जनन अंग होती है। वह जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करती है उसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। युग्मक का निर्माण कौन करती है? तो आपको पता है, वृषण जो है यानी जो टेस्टिस है वो युग्मक का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए जो वृषण है उसको हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। वृषण को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि नर मनुष्य का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। क्यों? क्योंकि यही युग्मक का निर्माण करता है, यही नर युग्मक का निर्माण करता है और नर जनन हार्मोन का स्रावन करता है। इसके अलावा जो भी अंग हो जाएंगे वो सारे अंग कहलाएंगे द्वितीयक जनन अंग। ये टेस्टिस के अलावा जितने भी आप नलिका या अंग या ग्रंथि देख रहे हो ये सब द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग कहलाएंगे। और इसको भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम द्वितीयक सहायक जनन अंग को डिवाइड करने का प्रयास करें, द्वितीयक सहायक अंग को डिवाइड करने का प्रयास करें तो हम इसको बांट सकते हैं। ये जो द्वितीयक जनन अंग है इसमें से कुछ जनन अंग जो है वो बॉडी से बाहर होती है, कुछ जनन अंग जो है बॉडी से बाहर होती है। जो बॉडी से बाहर नहीं कह सकते, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगे उसको हम कहेंगे बाह्य जानेंद्री, उसको हम लोग कहेंगे बाह्य जानेंद्री, उसको हम लोग कहेंगे बाह्य जानेंद्री। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? बाह्य जानेंद्री, बाह्य जानेंद्री, बाह्य जानेंद्री, या फिर एक्सटर्नल 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 जेनिटेलिया। बाह्य जानेंद्रिय या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया या जेनिटेलिया भी कह सकते हो। ठीक है, बाह्य जानेंद्रिय। इसके अलावा क्या है? जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा उसको हम बाह्य जानेंद्रिय कहेंगे। चलिए, इसके अलावा जितनी भी नलिकाएं होंगी, जितने भी नलिकाएं होंगे वो सबको रखेंगे सहायक जनन नलिकाओं के अंदर, सहायक जनन नलिकाओं के अंदर। तो सहायक जनन नलिकाएं यानी कि एक्सेसरी 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 सेक्स डक्ट्स, डक्ट्स सहायक जनन नलिकाओं का एक कैटेगरी हमने बना लिया। उसके बाद हम एक कैटेगरी बनाएंगे ग्रंथियों का, एक कैटेगरी बनाएंगे ग्रंथियों का। कौन सा? तो सहायक जनन जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। तो नर का जो जनन तंत्र है इसमें कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां हैं? यानी एक्सेसरी एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि वह कौन कौन से अंग हैं, वह कौन कौन से अंग है जिसको हम बाह्य ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। तो दो अंग याद रखना है, एक तो आपका हो जाएगा शिश्न। मनुष्य का जो शिश्न है ये उदर गुहा से बाहर होता है, मनुष्य का जो शिश्न है ये उदर गुहा से बाहर होता है, इसीलिए मनुष्य के शिश्न को बाह्य ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसके अलावा मनुष्य का जो वृषण कोष है, मनुष्य का जो वृषण कोष है जिसमें वृषण व्यवस्थित रहता है, जिसमें वृषण व्यवस्थित रहता है। हमने डायग्राम में वृषण कोष को नहीं दिखाया है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वृषण कोष यानी स्क्रोटम, ये दोनों जो है वो बाह्य ज्ञानेंद्रिय, नर के बाह्य ज्ञानेंद्रिय। क्लियर है? सहायक जन नलिका की बात कर ले तो हमने नलिकाओं का जो शुरुआत किया था वृषण से निकलने से, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात कर ले नलिका में तो वो नलिका कौन सा हो जाएगा? शुक्रवाहिका, फिर होगा अधिवृषण, फिर होगा शुक्रवाहक, और फिर होगा क्या? फिर होगा स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका के बाद मूत्र जनन मार्ग। ये है सहायक जनन नलिकाएं हैं। तो सबसे पहले शुक्र वाहिकाएं यानी कि वाशा इफेरेंसिया, वाशा इफेरेंसिया। चलिए, इसके बाद अधिवृषण, अधिवृषण यानी एपीडी, एपीडीडाइमिस, अधिवृषण या फिर एपीडीडाइमिस। इसके अलावा एपीडीडाइमिस से बाहर निकलती है शुक्र, शुक्र वाहक, शुक्र वाहक यानी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। इसके अलावा वास डिफरेंस आगे चलकर एक दूसरे से जुड़ जाती है और स्खलन नलिका का निर्माण करती है, स्खलन नलिका का निर्माण करती है। स्खलन नलिका यानी इजेकुलेटरी, इजेकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका या इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट के बाद देखा था आपने स्खलन नलिका जाकर जुड़ गया था मूत्र जनन, मूत्र जनन मार्ग से, यानी यूरिनो
यूरिनोजेनाइटल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से। तो ये जो है नर मनुष्य के नर जनन तंत्र का सहायक नलिकाओं का हमने लिस्ट बनाया, ठीक है। इसमें एक दो नलिका और बढ़ सकती है, जब हम वृषण को काट के वृषण के अंदर की नलिका को देखेंगे तब एक दो नलिका हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। सहायक जनन ग्रंथि कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ग्रंथि कौन सा देखा था, अब देखो जरा सा ध्यान से कौन कौन सी इसमें ग्रंथि है। तो सबसे पहले तो आप शुक्राशय ग्रंथि देखा, फिर आपने देखा पुरस्थ ग्रंथि, उसके नीचे आपने देखा कंदमूत्र मार्ग ग्रंथि। ये तीनों जो ग्रंथि है नर का सहायक जनन ग्रंथि है। तो पहला कौन सा है, शुक्राशय, शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से दो होते हैं, वो तो वेसिकल से लगा दिया हमने। इसके अलावा पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि जिसको हम लोग प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, पुरस्थ ग्रंथि जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमने क्या देखा था, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमने क्या देखा था, एक दो की संख्या में मटर के या चने के दाने जैसा छोटा छोटा ग्रंथि था, जिसको हमने कहा था कंद मूत्र मार्ग ग्रंथि, कंद मूत्र मार्ग ग्रंथि, या फिर बल्बो या फिर बल्बो यूरेथरल, बल्बो यूरेथरल ग्लैंड कहेंगे। दो होते हैं तो ग्लैंड्स लगा दिए। इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कह लेते हैं, तो स्लैश करके लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये तीन जो सहायक जनन ग्रंथि थी उसका नाम हमने लिख लिया, ठीक है। इसको एक स्लाइड में लाते हैं, आप एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलते हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर ले, इसको एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर ले, ठीक है। तो क्या हमने देखा, नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र में जितने भी अंग है उसको हमने दो भाग में बांटा, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग को सहायक जनन अंग भी कह सकते हैं। प्राथमिक जनन अंग वृषण है, वह अंग जो युग्मक का निर्माण करती है उसको हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। फिर वह अंग जो युग्मक निर्माण के अलावा जनन में सहायता करती है उसको हम द्वितीयक या सहायक जनन अंग कहेंगे। बहुत सारे जनन अंग सहायक जनन अंग थे, उसको भी हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया। पहला हमने कैटेगरी बनाया बाह्य ज्ञानेंद्रिय का, दूसरा हमने कैटेगरी बनाया सहायक जनन नलिकाओं का, और तीसरा हमने कैटेगरी बनाया सहायक जनन ग्रंथियों का। क्लियर है। बाह्य ज्ञानेंद्रिय में हमने शिश्न को रखा जो कि नर का मैथुनांग है, इरेक्टाइल मसल का बना होता है, इसी के द्वारा नर जो है सेक्स को परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है वृषण कोष, वृषण कोष एक थैली होती है जिसके अंदर वृषण मौजूद होता है, टेस्टिस मौजूद होता है। इसके बाद हम सहायक जनन नलिका पे गए, हमने देखा शुक्राणु को वृषण से बाहर लाने वाली नलिका शुक्रवाहिका है, उसके बाद अधिवृषण है, उसके बाद शुक्रवाहक में गया, उसके बाद स्खलन नलिका में जाएगा और अंततः मूत्र मार्ग को होते हुए मादा जनन नाल में स्थानांतरित हो सकता है। नेक्स्ट सहायक जनन ग्रंथि, आपने देखा शुक्राशय नाम का ग्रंथि था, पुरस्थ नाम का ग्रंथि था, कंदमूत्र मार्ग नाम का क्या था, ग्रंथि था। चलिए यहाँ से क्या होता है ना, क्वेश्चन एक तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है नर का जोड़ीदार और गैर जोड़ीदार अंग है, नर का जोड़ीदार और गैर जोड़ीदार अंग है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जोड़ीदार, जोड़ीदार अंग का नाम लिखना है, ठीक है। पेयर्ड कौन होते हैं, ठीक है। गैर जोड़ीदार कौन है, गैर जोड़ीदार कौन है, गैर जोड़ीदार कौन होते हैं, ठीक है। अंग तो ध्यान रखना है, वह अंग जो जोड़े में होंगे, वह अंग जो जोड़े में होंगे, ठीक है, जिसकी संख्या दो होगी उसको जोड़ीदार अंग कहेंगे, जिसकी संख्या दो से कम या दो से ज्यादा होगी उसको हम लोग गैर जोड़ीदार अंग कहेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर नंबर अगर हम लिखने का प्रयास करें तो टेस्टिस की संख्या दो होती है, टेस्टिस की संख्या दो होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वृषण है वह जोड़ीदार अंग है। इसी तरीके से शिश्न जो है इसकी संख्या एक होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो शिश्न है, जो शिश्न है इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, तो शिश्न जो है गैर जोड़ीदार अंग हो जाएगा। वृषण कोष की भी संख्या एक होती है, तो वृषण कोष भी गैर जोड़ीदार अंग हो जाएगा। शुक्र वाहिकाएं जो है इसकी संख्या जो है ना, इच टेस्टिस के साइड जो है 10 से 12 देखने को मिलता है, यानी कि दोनों साइड मिला दिया जाए तो 24-25 के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 10 से 12 की संख्या में होते हैं इच साइड, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी गैर जोड़ीदार अंग में आ जाएंगे क्योंकि दो से ज्यादा है। अधिवृषण, अधिवृषण की संख्या दो होती है, हर एक वृषण से सटा हुआ होता है अधिवृषण, तो ये जोड़ीदार अंग है। शुक्र वाहक इसकी भी संख्या दो होती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार अंग हो जाएंगे। स्खलन नलिका इसकी संख्या एक होती है, गैर जोड़ीदार अंग होगा। मूत्र जनन मार्ग इसकी संख्या एक होती है, तो ये भी आपका गैर जोड़ीदार अंग हो जाएगा। शुक्राशय इसकी संख्या दो होती है, आपने देखा था एक लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है। क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाने हैं, जोड़ीदार अंग हो जाएंगे। जोड़ीदार ग्रंथि भी कह सकते हो, जोड़ीदार सहायक जनन ग्रंथि नर का। पुरस्थ ग्रंथि की संख्या एक होती है, कंदमूत्र ग्रंथि की संख्या दो होती है, तो ये भी क्या है, जोड़ीदार अंग है। तो यहाँ पर ये चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जोड़ीदार मतलब पेयर्ड, वह ऑर्गन जो पेयर्ड में है, ठीक है, जो पेयर्ड होंगे उसको जोड़ीदार कहेंगे, जो नॉन पेयर्ड होंगे उसको हम लोग गैर जोड़ीदार कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। चलिए इससे आगे जब हम चलेंगे तो हम एक क्या करते हैं ना, एक फॉर्मल सा लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जिस लिस्ट को हम फॉलो करते हुए नर जनन तंत्र के जितने भी अंग है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि नर जनन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। नर जनन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, प्रमुख अंग कह सकते हैं नर जनन तंत्र के
प्रमुख प्रमुख अंग, ठीक है, मेन ऑर्गन्स organs of male reproductive 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 system, male reproductive system, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम अंग लिखने जा रहे हैं, सबसे पहला जो अंग लिखने जा रहे हैं वो कौन सा, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, वृषण कोश से, वृषण कोश से शुरुआत करेंगे, वृषण कोश से, जिसको हम स्क्रोटम कहेंगे। यह स्क्रोटम जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसी संरचना होती है जिसमें वृषण व्यवस्थित होता है। फिर दूसरे पर हम वृषण को स्टडी करना शुरू करेंगे, यानी कि टेस्टिस को। जब टेस्टिस को हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे तब हम टेस्टिस से बाहर निकलेंगे और शुक्र शुक्र वाहिका को समझेंगे, शुक्र वाहिका को समझेंगे, या फिर वाशा वाशा इफेरेंसिया को समझेंगे। जब वाशा इफेरेंसिया हम लोग समझ लेंगे तब जाकर हम लोग चलेंगे अधिवृषण पे, अधिवृषण पे। जब अधिवृषण को समझ लेंगे यानी एपीडी को समझ लेंगे, एपीडी को समझ लेंगे तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक पर, शुक्रवाहक पर, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्रवाहक, यानी वाश डिफरेंस कहेंगे, वाश डिफरेंस कहेंगे। वाश डिफरेंस जब समझ में आ जाएगी तब जाकर हम लोग समझ लेंगे स्खलन नलिका को, स्खलन नलिका को, स्खलन नलिका को, यानी कि इजेकुलेटरी 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 डक्ट को। जब इजेकुलेटरी डक्ट जो है हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, मूत्र जनन मार्ग को पढ़ लेंगे, मूत्र जनन मार्ग को पढ़ लेंगे, ठीक है। जब मूत्र जनन मार्ग को, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरिनो जेनाइटल, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहेंगे, मूत्र जनन मार्ग यानी यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहेंगे। यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट के बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसको, तो 8वां नंबर स्ट्रक्चर दैट इज हम लोग शिश्न को पढ़ लेंगे, शिश्न यानी कि पेनिस, शिश्न यानी कि पेनिस। जब पेनिस खत्म हो जाएगी तब जाकर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, और नेक्स्ट जो होगा हम ग्रंथियों के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रंथि का क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुक्राशय को पढ़ेंगे, यानी सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल को। जब सेमाइनल वेसिकल्स हम समझ जाएंगे, जब सेमाइनल वेसिकल्स को हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड को समझेंगे। जब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को समझ लेंगे, जब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को समझ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम लोग जो है समझेंगे किसको, कंद मूत्र मार्ग ग्रंथि को, कंद मूत्र मार्ग ग्रंथि को, यानी कि बल्बो बल्बो यूरेथरल, यूरेथरल ग्लैंड को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को समझेंगे। जब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को समझ लेंगे तो आई थिंक हम लोग जो है ना नर जनन तंत्र के बारे में पूरा नॉलेज तब तक हमको मिल चुका होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमने लिस्ट बनाया ना यहाँ से शुरुआत करेंगे हम बारी बारी से। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से समझेंगे, सबसे पहले हम अच्छी तरीके से समझेंगे ये वृषण कोश क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है, इसका क्या रोल है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ क्लियर है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत रहे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा क्या है कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्लियर है बउआ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।